हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए आप सभी लोगों के लिए मैथ्स के थ्योरी सेशंस अलग ला रहा हूं और पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज एक अलग से वीडियो लेकर के आ रहा हूं। और हम 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसके अंदर हम 71 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 72 से लेकर के 82 नंबर तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो 25 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 26 तारीख को अपलोड होगा ये। तो आज 25 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम डेट भी घोषित की गई है, तो मैं उसके ऊपर भी एक जो है स्ट्रेटजिक वीडियो पूरा लेकर के आने वाला हूं कि अब जो है हमारे पास कितना टाइम है, कैसे तैयारी करनी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की साथ में कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करें, और अगर रीड की भी कर रहे हैं तो कैसे इन तीनों टीचिंग के एग्ज़ाम्स को आप जो है साथ में हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि किया जा सकता है। कई स्टूडेंट्स ने हमारे करा है और मैं आप लोगों के सामने उनको लाऊंगा भी। ठीक है, चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि एक वक्र दे रखा है। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर x अक्ष तथा फलन के न्यूनतम के संगत दो कोटियों से परिबद्ध क्षेत्रफल है। तो आपको कह रहा है कि एक कर्व दे रखा है हमने y इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए आप x अक्ष के द्वारा और फलन के न्यूनतम के संगत दो कोटियाँ, यानी कि ये जो फंक्शन है आपका, जो कर्व है, ये न्यूनतम हो तब x की वैल्यूज़ क्या है उसके रेस्पेक्ट में फिर जो एक ग्राफ बनेगा, जो परिबद्ध क्षेत्रफल आएगा उन सभी से, मतलब एक तो x की एक्सिस आ गया और फिर x की दो जो ऑर्डिनेट्स आएंगे उन दो ऑर्डिनेट से और x एक्सिस से, तीनों से मिलकर के जो एक क्षेत्रफल बनेगा उसका जो आपको क्षेत्रफल है, सॉरी एरिया जो बन रहा है, वो आपको निकाल करके बताना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो कर्व दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो कर्व है y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं पेन। अब देखिए ये दे रखा है, इसका हम पहले जो है यहाँ पर x की मिनिमम, जो ये फंक्शन है ये कब मिनिमम होगा, यानी कि कौन सी x की वैल्यूज़ पर ये मिनिमम होगा वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy बाय dx निकाल लेते हैं। ठीक है, तो dy बाय dx अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 8x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया। और आप लोगों को पता है कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 4x की पावर 3 माइनस x इज इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x इज इक्वल टू 0 है या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। भाई y इज इक्वल टू क्या आ गया था, 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया 8x क्यूब माइनस 2x, 8x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, फिर हमने x कॉमन लिया तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू आ गई कितनी, प्लस माइनस हाफ। तो अब जो है हमें एरिया जो निकालना है वो एरिया हम निकालेंगे x की वैल्यू माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक जब वेरी कर रही होगी उसके लिए। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका पार्टीशन कर देते हैं, ये लीजिए, इसका ये पार्टीशन हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया निकालना है हमें, तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस हाफ टू प्लस हाफ। ठीक है, और y dx, अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन माइनस हाफ टू प्लस हाफ, और y की वैल्यू आ जाएगी 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
और ये dx। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2x की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, इंटीग्रेशन करना आता होगा। ये हो जाएगा -½ से +½ इसके लिए लिमिट। अब एक बार हम +½ इसमें पुट करेंगे, एक बार -½ पुट करेंगे, वापस से इसका पार्टीशन, और अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व यहाँ पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों एरिया इज इक्वल टू 2/5 और 1/2 की पावर 5 माइनस 1/3 इंटू 1/2 की पावर 3। ठीक है, ये +½ पुट करा तब, फिर ये माइनस साइन के बाद अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा -½ की पावर 5 माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 और ये -1/2 की पावर 3। समझ में आ गई बात। अब इसको करेंगे हम आगे सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, इधर से कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5, फिर ये माइनस ही आएगा 2 की पावर 5 से और ये भी माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2 की पावर 5। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा -1/3, अंदर आ जाएगा 1/2 की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा इधर क्या दोस्तों आपका माइनस और ये हो जाएगा इधर फिर वापस से प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 यानी कि 32, तो ये हो जाएगा 1/16 कट के, और ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा 2 यानी 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से ही कटेगा तो 1/40 माइनस 1/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 480, 12 चौक 48 होता है तो 480 हो जाएगा, और 12 माइनस 40 ऊपर आ जाएगा कितना माइनस का 28। आपको भी पता है कि एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये नेगेटिव हम जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, नेगोशिएट कर देंगे, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि यहाँ मॉड लगा सकते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं तब। तो ये हो जाएगा कट करके 7/120 जो भी आपकी यूनिट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आंसर कितना हो जाएगा 7/120 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा क्या करना था। सबसे पहले जो आपको कर्व दे रखा था उस कर्व की मिनिमम वैल्यू करके आपको x की 2 वैल्यूज निकालनी थी। फिर एक x इक्वल टू 0 था ही हमारे पास में, और एक हमारे पास आ गया x इक्वल टू +-½ तो -½ से लेकर +½ के लिए जब x की वैल्यू वेरी करेगी तब हम उसका एरिया निकाल लेंगे। यही वो एरिया होगा जब x एक्सिस और मिनिमम कोऑर्डिनेट्स के द्वारा ऑर्डिनेट्स के द्वारा यहाँ पर घेरा हुआ एरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारे सामने कि एक कर्व दे रखा है, और कर्व क्या दे रखा है कि x y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू e, y इज इक्वल टू 0 से परिबद्ध क्षेत्र रेखा x इज इक्वल टू 1 के द्वारा विभाजित होता है, तो किस अनुपात में। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायग्राम बना के इसको समझेंगे कि सबसे पहले तो जो हमें बोला है उन सभी को ड्रॉ कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि डायग्राम कैसा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों डायग्राम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब आपको भी पता है कि x y इज इक्वल टू 1 बोला है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा इस टाइप से, ये इस टाइप का कर्व में बनेगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू वाई बोला है तो वो लाइन ऐसी होगी जो इसके ओरिजिन से जारी होगी और ये ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू ई लाइन जो है वो सपोज करिए यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये आगे बढ़ा दो ऐसे थोड़ा, और क्या है, तो ये हो गई लाइन x इज इक्वल टू ई।
ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये कर्व हो गया आपका कौन सा, y इज इक्वल टू 1/x, या फिर आप ये भी कह सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1/x। और एक इसने बोला कि y इज इक्वल टू 0, तो ये रही y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, ये रही लाइन, भाई ये y इक्वल टू 0 ही है, ठीक है। इसको अच्छा ये यहाँ रेड पेन सॉरी ब्लू में लेते हैं, तो ये लो y इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। अब देखिए दोस्तों, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ई, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 1/x, सभी के द्वारा घेरा हुआ एरिया कौन सा है, ये वाला, जो अभी थोड़ा 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 येलो दिख रहा होगा, ठीक है। अभी ज़्यादा येलो करते हैं, देखो ये लो, अरे दिख रहा है येलो येलो येलो, ठीक है। ये येलो जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एरिया को, ठीक है। ये जो एरिया है ये टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसने कहा कि एक x इज इक्वल टू 1 लाइन है, और आपको भी पता है कि जब x इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ आप देखिए क्या आ रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा ±1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या है 1, समथिंग कुछ है। और हम कह सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू भी 1, यानी ये 1, 1 पॉइंट ही तो हुआ। तो x इज इक्वल टू 1 जो लाइन होगी वो ये होगी स्ट्रेट, यही होगी x इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर दो एरियाज हमारे सामने आ चुके हैं। पहला एरिया आया ये वाला, इसको कह दो A1, इसको कह दो A2। हमें क्या करना है कि A1 और A2 का एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। A1 का एरिया कितना है, A2 का एरिया कितना है, जैसे ही एरिया निकल गया उन दोनों एरियाज़ का आप अलग अलग रेशियो निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम करते हैं पहले A1 के लिए। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन x की वैल्यू देखो यहाँ पर तो क्या होगी, ओरिजिन के ऊपर तो x इज इक्वल टू 0, 0 से लेकर 1 के लिए, तो 0 से 1 के लिए, ठीक है। और इसके अंदर ग्राफ कौन सा काम आएगा, ये वाला y इज इक्वल टू जो x लाइन है, यानी हम ये कह सकते हैं x dx, क्योंकि y dx लिखते हैं फिर y की जगह x लिखते हैं, तो x dx डायरेक्ट लिख दिया। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 0 से 1। अब 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 पुट कर दो, यानी 1 अपॉन में 2 आ गया। तो A1 यानी ये जो वाला एरिया है इसका एरिया तो आ गया हाफ। ऐसे ही अब A2 के लिए करेंगे। A2 के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 1 से लेकर के e तक, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 से e तक। और इसके अंदर भी क्या करेंगे, अब जो ऊपर आ रहा है एरिया देखो किसके अंडर में आ रहा है एरिया, तो ये एक ही ग्राफ है हमारा, कौन सा, y इज इक्वल टू 1/x, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x के लिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। log x के अंदर लिमिट पुट करेंगे 1 से लेकर e, जैसे ही e पुट करा तो ये हो गया log e माइनस log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, टाटा बाय बाय। और log e की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया हमारे पास में 1। तो A2 कितना आ गया, 1। अब हमारे पास में देखो A1 आ चुका है, A2 आ चुका है। A1 कितना है, हाफ, और A2 कितना है, 1। इन दोनों का रेशियो अगर देखें तो देखो कितना आ रहा है, A1 रेस टू A2 कितना हो जाएगा, 1:2। क्यों, अरे भाई A1 का एरिया हाफ है और A2 का एरिया 1 है, तो इसका अगर 1 होता तो इसका 2 हो जाता, डबल ही तो हो रहा है, तो 1:2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है, अरे क्लियर है आप सभी लोगों के लिए भाई साहब। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा इसमें कोई ऐसी जो है ख़ास चीज़ हो जो आपको समझ नहीं आई हो। क्या करना था, पहले हमें डायग्राम बनाना था, जिसने डायग्राम बना दिया उसको इसमें दिख जाता कि कैसे इसका एरिया निकलेगा। और फिर बाद में तो क्या करना है, एक बार इंटीग्रेशन x का करना है, एक बार 1/x का इंटीग्रेशन करना था, दोनों के एरिया निकल जाते, आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 74th नंबर का हमारे सामने कि प्रोबेबिलिटी का। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको आरबीएससी हो चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आप नॉर्मल कोई भी आरडी शर्मा वगैरह नॉर्मल बुक, मतलब ज़्यादा बड़ी एसआर सैनी नैसिन आईआईटी जेईई की किसी की नॉर्मल बुक लीजिए, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये एसएससी वगैरह जो छोटे एग्जाम्स है आपके भाई सेकंड ग्रेड के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो एसएससी में जो मैथ्स आती है वो अलग आती है, तो बेसिक मैथ्स वाले जो एग्जाम है वहाँ भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से चयनित अधिवर्ष में, अधिवर्ष को कहते हैं इंग्लिश में लीप वर्ष, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि लीप वर्ष है कोई, उस लीप वर्ष के अंदर अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्या बेसिक नॉलेज? कि लीप वर्ष के अंदर, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, लीप ईयर, अधिवर्ष आप समझ चुके हैं। तो लीप ईयर के अंदर अगर हम डेज देखें तो कितने होते हैं? 366, ठीक है, यानी 364 दिन होते हैं। और अगर हम बात करें नॉर्मल के अंदर, नॉर्मल ईयर NY, ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं 365 दिन। क्लियर है? मैं दोनों केस करवा रहा हूँ, देखो एक साथ में मैं दो केस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ नॉर्मल ईयर होता तो क्या करते और लीप ईयर होता तो क्या करेंगे। अब लीप ईयर में 366 डेज है। आप क्या करिए, वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है एक साल के अंदर 52 वीक होते हैं। कितने? 52 वीक होते हैं। कैसे 52 वीक होते हैं वो पता कैसे चलेगा सर? तो आप इसके अंदर 7 का डिवाइड कर दीजिए। 7 के कितने पेयर्स बन सकते हैं? तो आपके पेयर बनेंगे 52। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि 52 तो आएंगे फुल वीक। ठीक है, ऐसे ही 52 इसके अंदर भी फुल वीक ही आएंगे। ठीक है, कोई अधिवर्ष लो चाहे आप नॉर्मल वर्ष लो, 52 वीक तो आने ही आने हैं। ये फुल वीक है। अब आपको भी पता है फुल वीक के अंदर एक वीक में कितना, एक संडे तो होगा ही होगा। ठीक है, एक संडे होगा, यहाँ भी वही केस है, एक संडे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 52 वीक में 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। तो 52 संडे तो आ चुके हैं, तो 52 संडे की बात तो खत्म। तो 52 संडे तो आते ही हैं, इनकी बात तो खत्म हो गई। अब जब आप देखेंगे कि 52 वीक आ रहे हैं ना, तो उसके साथ में बाद में बच रहे हैं 2 डेज। कितने? 2 डेज। और अगर हम यहाँ पर 52 वीक की बात करें तो यहाँ बचता है 1 डे ओनली। ठीक है, तो 52 संडे आ चुके हैं, इनकी कोई बात हमें नहीं करनी है। हमें बात करनी है जो बचे हुए 2 दिन हैं उन 2 दिनों की। ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, और यहाँ पर ये एक दिन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर 2 दिन की बात की जाए तो हो सकता है कि वो 2 दिन जो है मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे थर्सडे हो, या थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या सैटरडे संडे, या संडे मंडे। ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ना। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 कुल। ठीक है, कुल प्रायिकता तो कितनी है? 7। लेकिन रविवार आने की प्रायिकता कितनी है? 2। क्यों भाई? या तो हो सकता है सैटरडे संडे होंगे लगातार 2 दिन, या दोनों दिन हो जाए संडे मंडे। तो रविवार तो 2 बार ही आ सकता है। कुल कितनी प्रोबेबिलिटी है? 7 पेयर बन रहे हैं अलग अलग, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो 7 में से 2 रविवार आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है? 2/7 ही है। तो हमारा आंसर तो हो गया 3rd। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अरे भाई देखो, लीप ईयर में दिन होते हैं 364। 364 में आप जैसे 7 के पेयर बनाते हैं तो 52 पेयर पूरे बनते हैं, यानी 52 सेट पूरे बन रहे हैं 7 दिन के। तो वो 52 वीक तो हो गए। 52 वीक के बाद में बच रहे हैं केवल 2 दिन। तो वो 2 दिन जो है वो 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं भाई, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे फ्राइडे। अब ऐसे करते करते अगर हम देखें तो सैटरडे संडे और संडे मंडे भी तो हो सकते हैं। तो संडे आ गया ना 2 बार,
ठीक है। तो टोटल प्रायिकता है 7। भाई 7 बार ऐसा कुछ हो सकता है, 7 तरीके के अलग अलग पेयर बन रहे हैं। उन 7 में से हमारे काम के कितने पेयर है? 2 पेयर है। तो प्रायिकता कितनी हो गई? हमारे काम की जो चीज़ होती है वो बट्टे टोटल कितना है, यही होती है प्रायिकता। अरे प्रायिकता को देसी भाषा में क्या कहते हैं? जो हमारे काम का वो ऊपर, जो टोटल है वो नीचे। तो हमारे काम के हैं 2 सेट और टोटल सेट बन रहे हैं 7। तो प्रायिकता हो गई 2/7, यानी कि किसी भी लीप वर्ष के अंदर 53 रविवार आने की प्रायिकता हो गई 2/7। और अगर हम नॉर्मल ईयर के अंदर देखें तो बच कितना रहा है? 1 दिन। तो 52 संडे तो आ चुके थे। अब यहाँ पर भी टोटल जो कुल प्रोबेबिलिटी है वो तो कितनी है? 7 दिन होंगे। भाई 1 दिन बचा है, लेकिन वीक में तो कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। उन 7 दिन में से कोई ये 1 दिन होगा, या तो ये मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा। तो हमारे काम का कितना है? लेकिन एक संडे। तो रविवार कितना आएगा? 1 ही आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। ठीक है। तो नॉर्मल ईयर के अंदर 53 रविवार, यानी सामान्य वर्ष के अंदर 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 और अधिवर्ष के अंदर 53 रविवार होने की प्रायिकता 2/7। मैंने दोनों केस आपको बता दिए। ये केस इसलिए बताया नॉर्मल ईयर का कि बाय चांस अगर आपके कभी आगे किसी एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कर सकें, और साथ के साथ ये हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारे सामने, ये भी प्रायिकता का ही है। और प्रायिकता के अब देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़िएगा आराम से शांति से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मस्ती है, मतलब इतना इजी है कि आपको एक बार करते ही समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 3 छात्रों एक्स वाई और जेड, ठीक है, तीनों को एक हमने समस्या दे दी, यानी एक क्वेश्चन दिया मैथ्स का। उस क्वेश्चन को हल करने की जो प्रोबेबिलिटी, हम कहते हैं ना कि ये कर सकता है, ये नहीं करेगा, ये थोड़ा थोड़ा कर सकता है, इस टाइप से। तो प्रायिकता है कि x जो बच्चा है वो 1/2 यानी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। आधी प्रोबेबिलिटी है कि वो कर लेगा। y है वो 1/3 प्रोबेबिलिटी रखता है कि कर लेगा। z है वो 1/4 प्रोबेबिलिटी रखता है कि वो कर लेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन की इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो समस्या हल हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रायिकता। तो क्वेश्चन या तो तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं या कोई एक भी सॉल्व कर लेगा, तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो क्वेश्चन सॉल्व कब नहीं होगा? जब तीनों में से कोई भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, यानी ना तो x क्वेश्चन को कर सके, ना y क्वेश्चन को करे, और ना ही z भी इस क्वेश्चन को करे। तीनों के तीनों अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अन्यथा कोई एक भी कर लेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या ये कर सकते हैं कि भाई ना तो इस क्वेश्चन को x सॉल्व करे, ना y सॉल्व करे, ना इसको z सॉल्व करे, तीनों के न सॉल्व करने की प्रायिकता निकाल लेते हैं और उसको एक में से घटा देते हैं, तो हमारे तो सॉल्व होने की प्रायिकता आ जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा प्रायिकता का एक सिस्टम है क्या, कि सॉल्व होने की संभावना यानी प्रायिकता प्लस उसके नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को जब जोड़ते हैं तो आता है 1। तो हम यहाँ पर नहीं होने की प्रायिकता को अगर 1 में से घटा देंगे तो हमें होने की प्रायिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए सबसे पहले देखिए कि x के सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। ऐसे ही y के सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 1/3। और z के सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों कि हमें क्या चाहिए है कि भाई या तो x सॉल्व कर ले, या y सॉल्व करे, या z सॉल्व करे। ठीक है, ये हमें निकालना है। कोई एक सॉल्व कर ले तो हम इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 1 में से माइनस कर रहे हैं कि ना ही तो p x कर सके, x बार का मतलब x भी नहीं कर सका हो, ना ही y कर सके और ना ही z कर सके। समझ में आई बात? एक मिनट देखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ
कि भाई P प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि या तो X कर ले या Y कर ले या Z कर ले, तभी वो तो सॉल्व हो रहा है, तो वो तो हमारे को निकालना है। उसको हम निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। किसको माइनस करके? तो ना तो X से प्रोबेबिलिटी ना X कर सके, ना Y कर सके, ना Z कर सके, उससे निकल जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस, अब X सॉल्व नहीं करने को, करने की प्रायिकता कितनी है? हाफ। नहीं करने की भी कितनी हो जाएगी? तो 1 माइनस हाफ। फिर y के नहीं करने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/3। ऐसे ही z के नहीं करने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/4। मैं आपको बता दूं, किसी के करने की प्रायिकता अगर 1/3 है या कुछ भी है, 1/4 है, 1/2 है, 1 है, कुछ भी है, तो नहीं करने की अगर प्रायिकता निकालनी है तो आप उसको 1 में से माइनस करिए, तो आपके नहीं करने की निकल जाएगी। नहीं करने की दे रखी है तो आप क्या करिए, 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपके करने की प्रायिकता निकल जाएगी। अल्टीमेटली आपको 1 में से माइनस करके करने की या नहीं करने की जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ ही होता है, 1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3 होता है, और 1 माइनस 1/4 कितना होता है? तो 3/4 यानी 3/4। अब यहाँ क्या हो जाएगा? टाटा बाय बाय कर दो, जो काटा पीटी मच रही है, 3 से 3, 2 से 2, जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा? बचा है 1 माइनस 1/4। तो 1 माइनस 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की संभावना अगर हम देखें तो 3/4 है, यानी 3/4, ठीक है। 3/4 तक हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा, 1/4 इसके सॉल्व होने की प्रायिकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 3/4 इसका आंसर। अगर आपसे पूछा जाता कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, तो हम कहते हैं कि 1/4 इसके नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये था हमारे 75 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग 1000 है, पर पा लेगा तू लक्ष्य को, अगर तुझे तेरे सपने से प्यार है, हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का। जब आप लोगों ने दोस्तों सोच ही लिया है कि आप लोगों को सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक बनना ही है, तो फिर क्यों ये सोचते हो कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। बस आप लोगों को तो लगातार कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई करते रहना है, अपने लक्ष्य की दौड़ में लगे रहना है। ये नहीं सोचना है कि हज़ारों लोग हैं, लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, वो भरा है। अरे भरने दो, फॉर्म भरने से अगर सिलेक्शन होता तो अभी तक कितने ही लोगों के सिलेक्शन हो गए होते। जो मेहनत करेगा उसी को परिणाम मिलेगा। तो आप लोग मेहनत करिए और अपनी सफलता को निश्चित करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर पर, वापस से प्रायिकता का ही है कि अगर एक सिक्के को हम 4 बार उछालते हैं, क्या करते हैं? सिक्के को 4 बार उछालते हैं, तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बतानी है, यानी कि कम से कम एक हेड आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हेड आ जाए, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ कि एक सिक्के को उछालने पर आप सभी लोग जानते हैं कि 2 परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो आप 4 बार अगर उसे उछाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे भाई? कितने केस बन सकते हैं? देखो, हेड टेल, फिर हेड टेल टेल टेल, ऐसे अलग अलग आप जो है टोटल अगर हम परिणाम देखें, यानी कितनी मतलब कुल यथार्थिक या कह सकते हैं कि हम टोटल हमारे पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स अगर हम देखते हैं तो वो हमारे यहाँ पर होते हैं 2 की पावर 4। ये बात आप लोगों को पता होगा।
कि हम अगर एक सिक्के को 4 बार उछाल रहे हैं, पहले उछाला सपोज करिए हेड आया, दूसरी बार उछाला टेल आया, तीसरी बार उछाला हेड आया, बाद में उछाला वापस हेड आ गया, तो ये एक परिणाम हुआ। ऐसे ही हो सकता है कि हेड 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 आ जाए, ऐसे ही हो सकता है टेल 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 आ जाए, ऐसे हो सकता है हेड टेल टेल टेल। ऐसे चलते चलते अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास में कितने जो है हमारे केस बन सकते हैं, तो टोटल केस आएंगे हमारे 16। वो निकालने का तरीका क्या है, तो आपके हेड या टेल कितने, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है, 2 की पावर में कितनी बार आप उछाल रहे हो, 4 बार, तो 4 लिख दीजिए, 5 बार तो 5 लिखिए, तो आपको पता चल जाएगा टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, टोटल कितने हैं 16। तो हम ये कहेंगे कि 16 में से हमारे कितने काम के हैं, अब उनकी बात करनी है हमें, तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कम से कम एक हेड आए, बात ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक चित आ जाए। तो अगर एक चित आ गया इसका मतलब क्या हुआ, हमारे काम का है। तो अगर मैं देखूं कि कम से कम एक चित आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा केस होगा जिसके अंदर एक भी चित नहीं आएगा, जब सभी के सभी टेल आ जाए। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी, कि टेल आ जाए पहला भी, दूसरी बार गिराने पर भी टेल, तीसरी बार भी टेल, चौथी बार भी टेल। ये हो जाए अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है, क्योंकि इसमें एक भी चित नहीं है, बस यही तो केस होगा, इसको हटाना है टोटल में से। तो देखिए दोस्तों कि हमारे अगर हम देखते हैं ये होने की प्रायिकता कितनी है, 1, ठीक है। तो टोटल है कितने हमारे पास में, देखो एक सेकेंड, हाँ कहीं नहीं गया, वो आ जाएगा, ये लो। देखिए कि हमें क्या बोला है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो हम मान लेते हैं कि चित्त आने की प्रायिकता को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चित्त आने की। और अगर हम देखते हैं कि चित्त नहीं आने की, चित्त नहीं आने की, तो उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई बार से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि हमारे पास में चित्त नहीं आने की प्रायिकता केवल ये एक पॉसिबिलिटी है 16 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता चित्त नहीं आने की कितनी है, 1/16, ठीक है। और एटलीस्ट कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्त आना, यानी प्रायिकता चित्त आने की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस चित्त नहीं आने की प्रायिकता 1/16। तो आंसर हो जाएगा कितना, 15/16। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, यानी कि टोटल वहाँ पर जो हमारे पास में अलग अलग केस है वो 16 बन सकते हैं। उनमें से हमारे 16 में से 15 केस हमारे काम के हैं, क्योंकि 15 केस के अंदर तो हेड आ ही रहा होगा कम से कम एक बार। लेकिन एक केस ऐसा होगा कि उसमें चारों के चारों टेल आ जाए, तो उस केस को हमने हटा दिया। तो उस केस के आने की प्रायिकता कितनी है, 1/16। तो एक में से उसके आने की प्रायिकता को घटा दी 1/16 को, तो हमें पता चल गया कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 15/16। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द्विपद बटन, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है किसके, NPQ के सामान्य मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको मैं यहाँ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो द्विपद बटन अगर इसके हम बात करें प्रसरण की, यानी कि वेरिएशन की, तो वो होता है, अच्छा हिंदी में लिख लीजिए, द्विपद बटन प्रसरण वेरिएशन, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, वेरिएशंस, ठीक है। वो क्या होता है, तो वो होता है NPQ। और अगर किसी का वेरिएशन NPQ है द्विपद बटन के अंदर,
तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट एन पी क्यू। क्यों? क्योंकि प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, जो पर वेरिएशन होता है हमारा, वेरिएशंस, अगर वो हमारा ए स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आप याद रखिएगा ए होता है। इस रिलेशन से हमने ये लिख लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन पी क्यू होगा और द्विपद बटन प्रसरण या फिर हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगा एन पी क्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया? रूट एन पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड अभी आगे मैं एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसलिए। ठीक है, तो याद रख लेंगे ना आप? चलिए, तो इसको आप याद रखिएगा कि प्रसरण क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट एन पी क्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि ये तो देखो 10th क्लास के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ये है माध्य, बहुलक और माध्यिका का क्वेश्चन है। एक रिलेशन होता है उनके बीच में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी बटन का माध्य यानी कि मीन और बहुलक यानी मोड क्रमशः 12.2 और 11.3 है तो इस बटन की माध्यिका यानी मीडियन बराबर है, यानी मीडियन क्या होगी? तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है दोस्तों, वो रिलेशन होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2, अरे एक सेकेंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाना है ना, तो मैं वो ठीक है, माध्य या हम कह सकते हैं मीन, और हिंदी में भी लिख लीजिए, हिंदी में भी ये का यही है, बस मतलब लिखने हैं इनके। तो मॉड होता है बहुलक, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत अच्छा काम का रिलेशन है। ये कई बार छोटे छोटे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है, ये ऐसे कैसे याद रख लेना। अब इस रिलेशन में क्या करना है, जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करो। बहुलक कितना है 11.3 बराबर 3, और माध्यिका हमें निकालनी है, हम इसको कैपिटल एम मान रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है तो 12.2, ये हो जाएगा 11.3 प्लस, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस 24.4, ठीक है, बराबर 3 इंटू कैपिटल एम। ये दोनों अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 24 और 11 35 और ये 0.7, तो यानी 35.7, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कैपिटल एम। अब जैसे ही आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 3 1 जा 3 और वापस से आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, यानी 11.9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? अरे 3 एकम 3, फिर बचा 5 7, तो 3 एकम 3 वापस से 2 बचेगा 7, 3 9 27, ये आ गया, तो 11.9 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अरे किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? ये फॉर्मूला याद रखना, ये तो 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। मॉड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अभी जस्ट मैंने आप सभी लोगों को समझाया, उसी से रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन का जो रिलेशन समझाया वही क्वेश्चन है। देखो, एक बटन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? सिग्मा। यदि चर के सभी मानों को एक अचर राशि, यानी जो भी हमारे पास में ये जो वेरिएबल दे रखे हैं, वेरिएंट दे रखे हैं, उन सभी वेरिएंट के अंदर
हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी h से गुणा किया जाता है तो बटन का प्रसरण यानी वेरिएशन बराबर है या वेरिएंस कितना होगा। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया ना, क्या बताया था कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वेरिएंस होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। क्यों, ये देखो भाई, अभी जस्ट पीछे तो समझाया मैंने यार, ये देखो वेरिएंस अगर ए स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए हो जाएगा। तो अगर ये ए दे रखा है तो वेरिएंस ऑब्वियसली बात है ए स्क्वायर होगा, तो वहाँ सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा स्क्वायर कर दिया हमने वेरिएंस बस। और हमने क्या करा है दोस्तों कि अगर इसके जितने भी वेरिएबल थे उन सब में एच का मल्टीप्लाई करा तो ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएंस भी चेंज होकर के क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे न्यू वेरिएंस। और न्यू वेरिएंस कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा है तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो एच नया हमारा जो है, हमारे को जो पूछा गया था कि इस बटन का प्रसरण क्या होगा, तो एच स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये तो फॉर्मूला बेस ही था। ये हमारा क्वेश्चन है जो हम बीटा और गामा फंक्शन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको भाई, ये जो है गामा -3/2 की वैल्यू आपको निकाल कर बतानी है, ठीक है। चलो अब इसमें ये कोई जो है वो नहीं है कि ओ भाई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा है। इसका एक फार्मूला होता है, रिलेशन याद होना चाहिए। वो रिलेशन क्या कहता है वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। √n इंटू √n-1 इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन में साइन n पाई। ये होता है, याद रखोगे ये, ठीक है। क्या होता है √n इंटू n-1 नहीं 1 n एक सेकेंड 1 - n, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। √n इंटू 1 - n का अंडर इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन n पाई होता है। और हमारे पास में n की अगर वैल्यू देखें तो वो है -3/2। पुट कर दो इसके अंदर, क्या हो जाएगा √-3/2 √1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन, और ये हो जाएगा माइनस का 3π/2, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब क्या होगा दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो ये तो हमें वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, ठीक है। और √1 + 3/2 कितना हो जाएगा 5/2। क्लियर है। चलिए
तो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3/2 अंडर रूट 1 + 3/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन में -sin3π/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 एज इट इज रहेगा, पेन थोड़ा सा, ठीक है, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 5/2, ये सॉरी ये माइनस आएगा इधर, ठीक है, इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, ये माइनस तो इधर है ही है, और ये फिर जो है sin3π/2 की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया पाई में कन्वर्ट। समझ में आ गई बात, नीचे वाला भाग तो चला गया। अब ये क्या बन गया, तो हमें जो है अंडर रूट -3/2 की वैल्यू तो चाहिए ही है, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में अंडर रूट 5/2। और आप लोगों को पता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसमें से पहले क्या कर देंगे हम -1 यानी कि 3/2, फिर उसमें से -1 यानी 1/2, और फिर अंडर रूट पाई, क्योंकि रूट 1/2 बचेगा, और रूट 1/2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपको पता है कितनी होती है, रूट पाई बाय, ठीक है, रूट पाई। अब ये जो है इधर क्या हो जाएगा, काटा पीटी मचाएंगे तो ऊपर बचेगा रूट पाई, और ये 2 2 जा 4 और नीचे बचेगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट -3/2 इज इक्वल टू में हम कह देंगे क्या, इज इक्वल टू में हम कह देंगे कि इसका जो है आंसर हो जाएगा 4√3/3। समझ में आ गई बात, 4√π/3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा कि कैसे करना था। केवल ये जिसको फॉर्मूला पता था उसके लिए ये क्वेश्चन जो है मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको ये तो मैंने समझाने के लिए इतना करा है, बाकी जिसको ये पता होता वो डायरेक्ट इस स्टेप से सीधा यहाँ पहुँच सकता था, क्योंकि ये तो 1 + 3/2 5/2 होता है, ये यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, सीधा इसके नीचे में लाता और पाई अपॉन में 5/2 √5/2 और √5/2 को सॉल्व करके ये कर लेता, तो 4√π/3 इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अरे इसमें कोई और समझ में नहीं आने वाला था क्या क्वेश्चन जो नहीं था, ठीक है। तो आज दोस्तों हमने जो है 80 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और आप सभी लोगों को सेशंस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि मेरी टेक्निकल टीम बता रही है, बीच में शायद कहीं 1 या 2 मिनट का ग्लिच हुआ होगा, तो उसके लिए मैं जो है माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। अगली बार जो है हम पूरा ट्राई करेंगे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्लास के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, और टेक केयर। और प्लीज़ दोस्तों आपका जो एग्जाम डेट आ चुकी है, तो मैं उसके ऊपर जो स्ट्रेटजी की वीडियो ला रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए लगातार जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम क्लासेस लेकर के चले और आपका सिलेबस पूरा करवा सकें, ठीक है। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।